इंसान का दिमाग बहुत अजीब होता है ना। मतलब जब हमारी दुनिया उजड़ रही होती है, कोई ऐसा बड़ा बदलाव सामने खड़ा होता है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। हाँ, जिससे पूरी जिंदगी पलट सकती है। बिल्कुल। तो हम उस बड़ी बात पर खुलकर रोने के बजाय पता है क्या करते हैं? हम इस बात पर झगड़ते हैं कि घर की सफाई ठीक से क्यों नहीं हुई, या कोई सामान अपनी जगह पर क्यों नहीं रखा है। हम मतलब पहाड़ जैसी सच्चाई से नजरें चुराकर हम राई जैसे मुद्दों पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। एकदम सही। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का केंद्र भी यही मनोवैज्ञानिक उलझन है। आज हम 1950 के दशक के भारत की एक ऐसी तस्वीर का विश्लेषण कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य की बहुत ही मशहूर रचना गुनाहों का देवता के 12वें भाग में उभर कर आती है। और सच बताऊं तो ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत गहरी केस स्टडी है। ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान के व्यक्तिगत प्रेम और उसके सामाजिक कर्तव्य के बीच जब भयंकर टकराव होता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। हाँ, और उसका व्यवहार और उसके आसपास का पूरा माहौल कैसे एकदम घोटू सन्नाटे में तब्दील हो जाता है। देखिए, ये सन्नाटा दरअसल बहुत शोरगुल वाला है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को ऊपर से देखें तो ये बस एक घर में चल रही शादी की तैयारियों का सामान्य सा दृश्य रखता है। मेहमान आ रहे हैं, घर साफ हो रहा है, तारीखें तय हो रही हैं, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरी त्रासदी छुपी है। एक ऐसी लड़की की त्रासदी जो अपने जीवन के सबसे बड़े और दर्दनाक फैसले को, यानी अपनी इच्छा के खिलाफ हो रही शादी को, पूरी तरह से खामोशी के साथ स्वीकार कर रही है। और ये केवल एक परिवार की बात नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। ये उस समय के समाज की एक सच्चाई है जहां अपनी भावनाओं को कर्तव्य के नाम पर बलि चढ़ाना ही सबसे बड़ा आदर्श माना जाता था। और ये सब इतने सामान्य तरीके से होता है कि किसी को इसका विभत्स रूप नजर ही नहीं आता। यही वो बिंदु है जहां से चीजें बहुत उलझने लगती हैं। घर में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। सुधा जो मुख्य पात्र है उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। वो गहरी उदासी में डूबी है। हाँ, और फिर पम्मी नाम की एक अन्य पात्र उसे कोई अंग्रेजी की कविता सुनाती है, जिससे उसकी वो उदासी और भी गहरी हो जाती है। लेकिन मेरा ध्यान जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा वो है घर की सफाई वाला दृश्य। मतलब विनीति जो घर का काम कर रही है वो अचानक पागलपन की हद तक सफाई करने लगती है। एकदम जोर शोर से झाड़ू पहुंचा। हाँ, और इसी चक्कर में चंदर के कुछ जरूरी कागज फेंक दिए जाते हैं। उसके कपड़ों पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। और इस छोटी सी बात पर चंदर इतनी बुरी तरह भड़क जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। और इससे भी अजीब रिएक्शन तो सुधा का होता है। ये हमारी सास। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि चंदर का ये अकारण गुस्सा और विनती का ये अति सफाई अभियान, ये दोनों ही एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र का हिस्सा हैं। अच्छा, इसे मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? इसे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहा जाता है। देखिए, जब इंसान का दिमाग किसी बहुत बड़े दुख, सदमे या डर को सीधे तौर पर प्रोसेस नहीं कर पाता ना, तो वो उस भयानक तनाव को किसी ऐसी चीज पर निकाल देता है जिसे वो आसानी से कंट्रोल कर सके। जैसे कपड़ों पर पानी के छींटे पड़ना। एकदम सही। चंदर अंदर से इस सच्चाई को लेकर बहुत घबराया हुआ है कि सुधा हमेशा के लिए इस घर से जा रही है, लेकिन वो ये बेबसी दिखा नहीं सकता, नहीं वो इस पर बात कर सकता है। इसलिए उसका दिमाग उस अपार दुख को एक छोटी सी बात के गुस्से में तब्दील कर देता है। पानी की छींटे एक ऐसी समस्या है जिस पर चिल्लाया जा सकता है, जबकि सुधा का जाना एक ऐसी सच्चाई है जिसके आगे वो पूरी तरह निहत्था है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई परिवार अपना पुराना घर छोड़कर किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहा होता है। हाँ, वो पैकिंग के आखिरी दिनों वाला तनाव। बिल्कुल। पैकिंग के आखिरी दिनों में तनाव इतना बढ़ जाता है कि लोग इस बात पर चीखने चिल्लाने लगते हैं कि पैकिंग वाला टेप कहाँ रखा है या कौन सा डिब्बा पहले ट्रक में जाएगा। वे असल में टेप के लिए नहीं लड़ रहे होते, वे उस घर को, उन यादों को छोड़ने की घबराहट महसूस कर रहे होते हैं। और वो दर्द इस छोटी सी लड़ाई के रूप में बाहर आता है। विनती का वो सफाई का उन्माद भी कुछ ऐसा ही है। वो उस खालीपन को साफ सफाई की व्यस्तता से भरने की कोशिश कर रही है। और सुधा का उस पर हंसना भी इसी तनाव को छुपाने की एक कोशिश है ना? हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद सुधा के व्यवहार में जो बदलाव आता है वो उस समाज के अदृश्य दबाव को बेनकाब करता है। हंसने के बाद वही सुधा जो पूरे घर में आजादी से घूमती थी, अचानक एक आज्ञाकारी लड़की की तरह चुपचाप कमरे में छुपकर बैठ जाती है, ताकि ससुराल वाले अचानक आकर उसे देख न लें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लड़की का अपनी सास से छुपना नहीं है, ये एक स्वतंत्र इंसान का रातों रात एक गंभीर, संस्कारी और दब्बू सांचे में ढल जाना है।
समाज की अपेक्षाएं किस तरह इंसान के मूल स्वभाव को कुचल देती हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और पम्मी बाहरी दुनिया की तरह चंद्र से कहती है, तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी हैं, इनमें आंसुओं का स्वाद है। मतलब पम्मी देख पा रही है कि इस घर में लोग खुद ही अपनी खुशियों का गला घोट रहे हैं, और वो भी पूरी शालीनता के साथ। हाँ, घर के अंदर की ये जो घुटन है, इसे बाहर से आने वाले लोग और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प किरदार सामने आता है, दूल्हे का बड़ा भाई शंकर बाबू। शंकर बाबू का जो चित्रण किया गया है वो पहली नजर में बहुत प्रभावशाली लगता है। वो स्टेशन से सीधे आते हैं और डॉक्टर शुक्ला, जो सुधा के पिता हैं, उनके साथ बिना किसी हिचकिचाहट के बैठकर खाना खाते हैं। और बुआ जी ये देखकर फूली नहीं समाती, क्योंकि शंकर बाबू कोई छुआछूत या संप्रदाय का भेदभाव नहीं मानते। वो 30 साल के हैं, एक 5 साल के बच्चे के पिता हैं, विधुर हैं। और उन्होंने जीवन भर दोबारा शादी न करने का फैसला किया है। उन्हें एक बहुत ही प्रगतिशील और आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो शंकर बाबू का किरदार असल में क्या दिखाता है? देखिए, उनका किरदार 1950 के दशक के उस संक्रमण काल का प्रतीक है, जब भारत नया नया आजाद हुआ था। समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा था। जाति-पाति और छुआछूत जैसी कुरीतियों को नकारना उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी प्रगतिशीलता मानी जाती थी। शंकर बाबू उसी नई सोच का चेहरा बनकर आते हैं। पर मैं यहाँ एक तीखा सवाल पूछना चाहूंगी। अगर कोई इंसान छुआछूत नहीं मानता, तो क्या वो वाकई हर मायने में प्रगतिशील हो गया? मतलब मुझे शंकर बाबू के इस प्रगतिशील तमगे पर बहुत आपत्ति है। वो क्यों? जब सुधा सफेद धोती पहनकर बहुत ही दबे कुचले अंदाज में सिर झुकाकर और झिझकते हुए उन्हें रोटी परोसने आती है, तो शंकर बाबू उसकी जमकर तारीफ करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म और लिहाज कमी देखने को मिलती है। यही तो, एक पढ़ी लिखी लड़की से ये उम्मीद करना कि वो एक नौकरानी की तरह डरी सहमी सी खाना परोसे और फिर इसे उसका संस्कार बताकर महिमा मंडित करना, ये कैसी प्रगतिशीलता है? मुझे तो ये पितृसत्ता का सबसे चालाक रूप लगता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब एक इंसान अपनी पत्नी को खोने के बाद जिंदगी की व्यवहारिक जटिलताओं से थक चुका है। उसने छुआछूत जैसे नियम तो छोड़ दिए हैं, लेकिन औरतों से उसकी अपेक्षाएं आज भी वही पुराने जमाने वाली हैं। पितृसत्ता का ये रूप वाकई बहुत चालाक और खतरनाक होता है, क्योंकि ये संस्कार और परंपरा का मुखौटा पहने रहता है। शंकर बाबू पुरानी और नई पीढ़ी के बीच का एक पुल है, लेकिन वो पुल पूरी तरह से विरोधाभासों पर टिका है। शिक्षा का उद्देश्य उस दौर में भी महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं था, है ना? एकदम नहीं। उसका उद्देश्य उन्हें एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत पत्नी में बदलना था, जो आधुनिक समाज में अपने पति के स्टेटस के हिसाब से ठीक हो, लेकिन घर के अंदर पूरी तरह से आज्ञाकारी रहे। मतलब शंकर बाबू की नजरों में सुधा की डिग्री की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसकी असली कीमत उसका वो शर्म और लिहाज है, जो उसे बिना कोई सवाल किए हर आदेश मानने पर मजबूर करता है। वे जाति को नकार रहे हैं, लेकिन स्त्री को दबाने की संरचना को और भी मजबूत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि शंकर बाबू ने खुद के लिए महान फैसला ले लिया है कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगे। उनके पास अपने जीवन का निर्णय लेने की पूरी स्वायत्तता है। हाँ, उनके फैसले का पूरा सम्मान किया जा रहा है। लेकिन सुधा, जिसके पास अपने सपने हो सकते हैं, अपना प्रेम हो सकता है, उसकी जिंदगी का फैसला एक बंद कमरे में किया जा रहा है और उससे पूछा तक नहीं जा रहा। और फिर जब शादी की तारीखों की और मैनेजमेंट की बात शुरू होती है, तो ये असंवेदनशीलता अपनी चरम पर पहुंच जाती है। शंकर बाबू प्रस्ताव रखते हैं कि शादी बस 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, कोई तामझाम ना हो, केवल 6-7 लोग आएं। जबकि डॉक्टर शुक्ला, जो लड़की के पिता हैं और शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा है कि उनकी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से हो। वे अपने कुछ हौसले पूरे करना चाहते हैं। लेकिन शंकर बाबू इतने मीठे स्वभाव के हैं कि वो मुस्कुराते हुए अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं। बात यहां तक आ जाती है कि सुबह शाम के नाश्ते का इंतजाम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट से करवाया जाएगा। तो मतलब यहाँ शादी नाम की जो संस्था है, उसका असली ढांचा सामने आता है। ये किसी भी तरह से 2 इंसानों का भावनात्मक मिलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 2 परिवारों के बीच सम्मान, सुविधा और व्यावहारिकता का एक शुद्ध समझौता है। शंकर बाबू की मिठास दरअसल एक बहुत ही मारक हथियार है। जब कोई व्यक्ति बहुत विनम्रता और शालीनता से अपनी शर्तें थोपता है, तो सामने वाले के लिए विरोध करना लगभग असंभव हो जाता है।
हाँ, डॉक्टर शुक्ला अपनी सारी सामाजिक हैसियत के बावजूद उस विनम्र जिद के आगे पूरी तरह निहत्थे हो जाते हैं। इस पूरी प्लानिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का कॉरपोरेट इवेंट या मर्जर हो रहा हो। हाँ, जहाँ केटरिंग और टेंट हाउस की चिंता सबको है। एकदम। दोनों तरफ के मैनेजमेंट बैठे हैं, केटरिंग और वेन्यू डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन इस मर्जर में जो सबसे बड़ी एसेट है, यानी सुधा, उससे कोई नहीं पूछ रहा कि वो क्या चाहती है। सबका ध्यान बस इवेंट मैनेजमेंट पर है। मेहमान कितने बजे आएंगे, रेस्टोरेंट वाला नाश्ता कब भेजेगा। इन सब कागजी बातों ने उस लड़की की भावनाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है, जिसके लिए ये सारा तमाशा रचा जा रहा है। लेकिन देखिए, ये इवेंट मैनेजमेंट का हावी होना भी कोई संयोग नहीं है। जब कोई परिवार अंदर से ये जानता है कि वे जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, या जब वे किसी अपने की भावनाओं की बलि चढ़ा रहे होते हैं, तो वे जानबूझकर खुद को इन व्यावहारिक कामों में बहुत ज्यादा डुबो लेते हैं। मतलब वो जानबूझकर खुद को बिजी रखते हैं। हाँ, ये एक तरह का पलायन है। अगर वे कैटरिंग और टेंट हाउस की चिंताओं में उलझे रहेंगे तो उन्हें सुधा की आंखों में देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी, और अगर वे सुधा की आंखों में नहीं देखेंगे तो उन्हें अपने भीतर बैठा वो अपराध बोध परेशान नहीं करेगा कि वे एक जीती जागती इंसान को एक निर्जीव वस्तु की तरह सौंप रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इसी शोर शराबे, मैनेजमेंट और अपराध बोध से बचने की भागदौड़ के बीच ये कहानी हमें सबसे शांत लेकिन सबसे ज्यादा विचलित करने वाले हिस्से की तरफ ले जाती है, चंदर और सुधा की वो अंतिम बातचीत। हाँ, वो रात का दृश्य। ये दृश्य पढ़ते हुए एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। रात का समय है, आसमान में टिमटिमाते सितारे हैं। सुधा उर्दू की कोई किताब पढ़ रही है। दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे वे क्लासरूम से भागकर पेड़ के नीचे लेटकर बातें किया करते थे। और फिर सुधा एक ऐसा संवाद बोलती है जो पूरी स्थिति का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता है। वो कहती है, जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। ये बहुत दर्दनाक पंक्ति है। और वो ये भी जोड़ती है कि जिंदगी जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। दोनों की आंखों में आंसू हैं, एक गहरा दुख है जो शब्दों से ज्यादा उनकी खामोशी में गूंज रहा है। देखिए, सुधा का ये संवाद, सिर के नीचे से कदमों का हट जाना, केवल एक रोमांटिक विदाई का प्रलाप नहीं है। ये मानवीय मनोविज्ञान के उस झटके का वर्णन है जब कल्पना और वास्तविकता के बीच का भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। मतलब वो जिस भ्रम में जी रही थी। हाँ, सुधा ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी मानसिक सुरक्षा चंदर की प्रेम और उसके साये के इर्द गिर्द बुनी थी। उसे लगता था कि चंदर की मौजूदगी ही उसकी दुनिया का सबसे ठोस सत्य है। लेकिन जब चंदर खुद उसे इस शादी की तरफ धकेल रहा है तो वो साया अचानक हट जाता है। तब सुधा को ये भयानक एहसास होता है कि वो जिस सुरक्षा के सपने में जी रही थी, उसका हकीकत की इस कठोर दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। वो सपना केवल एक भ्रम था। बिल्कुल। तो आखिर इन सबका मतलब क्या है? मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। जब दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम है, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंसू देख रहे हैं, तो चंदर सिर्फ मूक दर्शक बनकर क्यों बैठा है? वो सुधा को शादी के लिए मजबूर क्यों कर रहा है? वो क्यों सुधा से कहता है कि तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रहे हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रहे हो? इस पूरी कहानी के सबसे मुख्य दर्शन को हमें यही समझना होगा। चंदर का ये व्यवहार किसी बाहरी मजबूरी का परिणाम नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर पल रहे एक बहुत ही जटिल गॉड कॉम्प्लेक्स या देवता बनने के भ्रम का नतीजा है। गॉड कॉम्प्लेक्स? थोड़ा और समझाइए। चंदर सुधा को सिर्फ प्रेम नहीं करता, वो चाहता है कि सुधा उसकी पूजा करे। जब वो कहता है कि सुधा ये सब उसकी आज्ञा मानकर कर रही है, तो इसके पीछे एक बहुत ही क्रूर रूपक काम कर रहा है। कहानी में एक जगह जिक्र आता है कि चंदन ने अपने भक्त को मोती की माला दी तो वो उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। ये रूपक तो अपने आप में बहुत हिंसक है। मतलब चंदर सुधा के समर्पण की परीक्षा ले रहा है? ठीक ऐसा ही है। चंदर डॉक्टर शुक्ला का बहुत सम्मान करता है, उनके एहसानों तले दबा हुआ है। वो समाज की नज़रों में एक आदर्शवादी और कृतज्ञ युवक की छवि बनाए रखना चाहता है। एक आम इंसान की तरह अपने प्रेम के लिए बगावत करने की हिम्मत उसमें नहीं है। तो वो अपनी इस कायरता को महान त्याग का नाम दे देता है। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ उसके अपने त्याग तक सीमित नहीं रहती। वो सुधा से भी उसी चरम बलिदान की उम्मीद करता है। मोतियों की माला को दांत से तोड़ने का मतलब है कि वो सुधा की आत्मा को, उसकी भावनाओं को चबाकर और तोड़कर ये देखना चाहता है कि क्या पूरी तरह तबाह होने के बाद भी सुधा उसकी आज्ञा का पालन करती है या नहीं। वह देखना चाहता है कि क्या उसका भक्त उसके एक आदेश पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। चंदर ने अपने आदर्शों और अपनी महानता के अहंकार को
इंसानियत और प्रेम से बहुत ऊपर रख दिया है। एकदम सही। इसका मतलब ये त्रासदी किसी क्रूर समाज या किसी बाहरी विलेन द्वारा नहीं थोपी गई है। यह त्रासदी चंदर ने खुद अपने हाथों से गढ़ी है। हाँ, वो अपने ही बनाए हुए उसूलों का, महान दिखने की चाहत का गुलाम हो गया है। और इस महानता की कीमत एक निर्दोष लड़की अपने जीवन से चुका रही है। जब सुधा कहती है कि जिंदगी जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है, तो असल में वो अमूर्त जिंदगी नहीं है जो सुख छीन रही है, वो चंदर है जो बहुत ही शालीनता और महानता का लबादा ओढ़कर उससे उसके सारे सुख छीन रहा है। देखिए, आदर्शवाद की जमीन अक्सर बहुत कठोर और अमानवीय होती है। चंद्र का ये व्यवहार 1950 के दशक के उस युवा वर्ग की मानसिकता को गहराई से दर्शाता है, जो किताबों में लिखे बड़े बड़े उसूलों से इतना प्रभावित था कि असल जिंदगी की जमीन पर इंसानी रिश्तों को निभाने में असमर्थ था। वे लोग इतिहास में महान दर्ज होना चाहते थे, भले ही उस महानता की नींव किसी और के आंसुओं और दर्द पर क्यों न रखी गई हो। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये हिस्सा सिर्फ एक शादी की तैयारी नहीं है। ये बचपन की उस मासूमियत के हमेशा के लिए खत्म होने की कहानी है, जहां दो लोग पेड़ के नीचे लेटकर निस्वार्थ प्रेम के सपने देखते थे। और ये एक ऐसी कठोर व्यावहारिक दुनिया के शुरू होने की कहानी है, जहां शादियां भावनाओं का नहीं, बल्कि दो परिवारों के रुतबे का समझौता है। जहां घर के किसी कोने में घुट रही लड़की की सिसकियों से ज्यादा जरूरी मेहमानों के नाश्ते का इंतजाम है, और जहां तथाकथित प्रगतिशील समाज भी महिलाओं में सिर्फ शर्म और लिहाज की बेड़ियां ही तलाशता है। हमने बहुत करीब से देखा कि कैसे खोखली परंपराएं, पारिवारिक कर्तव्य और कुछ झूठे आदर्श मिलकर एक जीते जागते इंसान की व्यक्तिगत खुशियों की निर्मम बलि मांग लेते हैं। और शायद इसका सबसे त्रासद पहलू ये है कि ये सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी विरोध के होता है। बिल्कुल। हम अपने आसपास की दुनिया में, सफाई के अभियानों में, इवेंट मैनेजमेंट और रस्मों रिवाजों में खुद को इतना उलझा लेते हैं कि हमें उस भयानक सन्नाटे की आवाज सुनाई ही नहीं देती जो किसी के भीतर चीख रहा होता है। सुनने वालों के लिए इस पूरी घटना में मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक छुपा है, जो समय और समाज की सीमाओं से परे है। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हुए देखते हैं जो दूसरों के सम्मान के लिए या किसी तथाकथित कर्तव्य के लिए अपनी भावनाओं, अपने प्यार और अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। उन्हें फिल्मों में, साहित्य में और समाज में हीरो की तरह पेश किया जाता है। हाँ, लेकिन हमारी आज की ये गहरी चर्चा एक बहुत ही तीखा और चुभने वाला सवाल खड़ा करती है। क्या इस तरह का त्याग वाकई कोई महानता है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा डरपोकपन है, समाज और परिस्थितियों से बगावत ना कर पाने की एक ऐसी कायरता है जिसे हमने कर्तव्य और आदर्श का एक बेहद खूबसूरत नाम दे दिया है? सोचने वाली बात है। क्या दूसरों की नजरों में देवता बनने की चाहत में किसी इंसान की भावनाओं को कुचल देना उचित है? क्या बिना कुछ दिए जबरदस्ती सुख छीन लेने वाली इस जिंदगी के नियमों को बदलना संभव है? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने जीवन के फैसलों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। और इसी अनुत्तरित और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।